हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी का एग्जाम 23 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, तो आज के इस क्लास में जो एसएससी जीडी के एग्जाम में सबसे अधिक स्कोरिंग पार्ट है, तो उन सवालों को आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्लास में 35 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट 35 क्वेश्चन में से 27 क्वेश्चन सही करने का होगा। तो साथियों, जो एसएससी जीडी के पेपर में हम पूरे नंबर में से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, वो दो सब्जेक्ट हैं। एक आपका हिंदी है तो दूसरा रीजनिंग है। हिंदी से 20 क्वेश्चन पूछे आते हैं, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो इस क्लास में सबसे पहले हम लोग वो हिंदी के 20 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके पेपर में हूबहू फंसने वाले हैं, डिट्टो छपेंगे। और रीजनिंग के केवल हम लोग 15 क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करेंगे और वही 15 क्वेश्चन होगा जो कि आपके पेपर में जरूर आएंगे और पक्का आएंगे। लेकिन जो 5 क्वेश्चन किस टाइप के सवाल पूछेंगे वो क्लास में आपको बताएंगे लास्ट में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी का परीक्षा केवल 1 ही घंटे का होता है, इन्हीं 1 घंटे में आप सभी को 20 क्वेश्चन जीके मिलते हैं हल करने के लिए, 20 क्वेश्चन हिंदी के मिलते हैं, 20 क्वेश्चन मैथ के मिलते हैं और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलते हैं। 80 क्वेश्चन का पेपर होता है, 1 क्वेश्चन सही करने पर 2 नंबर मिलता है। 160 नंबर का पेपर होता है। जब एसएससी जीडी का रिजल्ट आता है तो आप देखते हैं जो कट ऑफ होता है, इस बार तो कट ऑफ कम गई है, नहीं तो पिछला जो आपका रिजल्ट आया था बहुत सारे स्टूडेंट 160 में से 160 नंबर ला देते हैं, कईयों का तो 162 नंबर तक भी आ जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर किसी का 162 कैसे आता है। भाई, जब फिजिकल होता है ना, आप देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का 160 में 162 नंबर तक चला जाता है। तभी तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एसएससी जीडी का लेवल किस तरह का रहता होगा, जीके, रीजनिंग, मैथ और हिंदी का। तो साथियों, आज के इस क्लास में बेस्ट लेवल के जो 35 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 35 का 35 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, यानी हिंदी के तो पूरे 20 के 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, रीजनिंग के पूरे 15 के 15 क्वेश्चन इसी क्लास से आपको देखने को मिलेगा। तो पेपर से 1 महीने पहले आप ये 35 क्वेश्चन को तैयार करिए अच्छी तरीके से। तो डेली क्लास अपनी सुबह 6 बजे चल रही है, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को भी देखते हैं और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर करिएगा कि आज के इस सेशन से आप सभी का कितना स्कोर रहा इन 35 क्वेश्चन से। सबसे पहले स्टार्टिंग में आप 20 क्वेश्चन में से अपना स्कोर चेक करिएगा, हिंदी में क्या आप सभी का कितना स्कोर रहा, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। जहां से सूर्य उदित होता है, इसके लिए सार्थक शब्द क्या बनेगा? जहां से सूर्य उदित होता है तो उसको क्या कहेंगे? उदयाचल कहेंगे। जहां से सूर्य उदित होता है, यानी इस सवाल का ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो अक्षम कहेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को, कोमल का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। कोमल का विलोम शब्द क्या होगा? कोमल का विलोम शब्द परुष होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित वाक्यांश के किस खंड में अशुद्धि है? बताइए, इन वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? कोयला जलकर राख हो गई। कोयला तो एक आपका कैसा शब्द है भाई, बताएंगे आप लोग? कोयला पुल्लिंग शब्द है, कोयला जलकर राख हो गई, तो इसमें भाई लिंग प्रयोग त्रुटि है, इसमें लिंग प्रयोग त्रुटि है। गई एक सार्थक शब्द नहीं है, गई की जगह क्या होना चाहिए था? गया होना चाहिए था, यानी कोयला जलकर राख हो गया। गई इसमें भाई क्या है? अशुद्धि है, जो कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिए, कोयला एक पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पे गई सार्थक शब्द नहीं होगा, यहाँ पे गया होना चाहिए था, ठीक है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को, अभी मेरी आय कम हो गई है, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन करिए, यानी आय का विलोम शब्द बताना है। आय का विलोम शब्द क्या होगा? यानी क्या होगा भाई? व्यय हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आय, व्यय मतलब खर्चा होता है। आय का यदि आप सभी से सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची पूछेगा तो खर्च हो जाएगा भाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा? हल करिए। 9 वर्ष के अवसर पर बाजार में भीड़ दिखाई देती है। वाक्य में बाजार शब्द क्या है? 9 वर्ष के अवसर पर बाजार में भीड़ दिखाई देती है, वाक्य में बाजार शब्द कैसा है? तो विदेशी शब्द है बाजार शब्द, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति निरर्थक शब्द से करें।
अमन के घर जाओ तो वह हमेशा किसको पूछता है? अमन के घर जाओ तो वह हमेशा किसको पूछता है? रहने को पूछता है, जाने को पूछता है, या खाने वाने के पूछता है, या आने को पूछता है? तो अमन के घर जाओ तो वह हमेशा खाने वाने को पूछता है, यानी इसमें सी ऑप्शन आपका फिल बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा? वह बच्चा सामने जा रहा है जिसने तुम्हारी किताब फाड़ दी थी, वाक्य में निहित विशेषण कौन सा है? वह बच्चा सामने जा रहा है जिसने तुम्हारी किताब फाड़ दी थी, वाक्य में निहित विशेषण कौन सा है? तो इसमें संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण निहित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि की पहचान करें। चौपाल पर पिताजी गांव के बड़े बूढ़ों के साथ हुक्का पीते हैं। बताइए इनमें से कौन से भाई वर्तनी संबंधी त्रुटि की पहचान करना है। बड़े बूढ़ो होगा कि बड़े बूढ़ो होगा? ये देखिए यहाँ पे क्या होगा भाई, बड़े बूढ़ो होगा। ठीक है, तो यही क्या है भाई, त्रुटि है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों हमने आप सभी से एक सवाल पूछा था ना इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 में कि जो आपका आय था, आय का पर्यायवाची हमने आपको क्या बता दिया भाई, खर्च बता दिया क्या? आप बताइए कि आय का पर्यायवाची क्या होगा? ये तो भाई आय का जो खर्च होगा ना ये विलोम शब्द ही होगा भाई। खर्च व्यय ये सब क्या है भाई, एक प्रकार के खर्चे ही हैं, आय के विलोम शब्द ही हैं। ठीक है, तो आपको बताना है आय का पर्यायवाची क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। वाक्य के रेखांकित शब्द को नीचे दिए गए शब्दों में से सर्वोचित शब्द से परिवर्तित करें। अधिक खा लेने के चलते मेरा हाल आज बुरा है। अधिक खा लेने के चलते मेरा हाल आज बुरा है, तो चलते की जगह क्या होना चाहिए? यानी अधिक खा लेने के कारण भाई, चलते की जगह क्या होना चाहिए, कारण होना चाहिए। ठीक है, तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अधिक खा लेने के कारण मेरा हाल आज बुरा है, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। राजा ने भिक्षु को अपने यहां दिया। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति तत्सम शब्द द्वारा कीजिए। राजा ने भिक्षु को अपने यहां क्या दिया भाई, आसरा दिया, आश्रय दिया, आश्रम या आश्रय दिया। तो भाई राजा ने भिक्षु को अपने आश्रय दिया, जो कि डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। गुलाब का कोई भी नाम रख दो, गंध ही देगा। यानी गुलाब का कोई भी नाम रख दो, गंध, गुलाब क्या है तो हमेशा सुगंधी देता है ना, तो गंध की जगह क्या होना चाहिए, सुगंध होना चाहिए, जो कि सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13। मुहावरे और उसके अर्थ के लिए सही विकल्प चुनिए। अंग अंग ढीला होना, अंग अंग ढीला होने का मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा, यानी थक जाना। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द का चुनाव करें जो बूढ़ा न हो। इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा, इसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा, जो बूढ़ा न हो, तो उसे अजर कहेंगे भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, तो इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? जैसे आवास पुल्लिंग शब्द है, वचन भी पुल्लिंग है, समाज भी है, लेकिन याचना ये पुल्लिंग नहीं है, जो कि ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस अंश में त्रुटि है, चयन करिए। अनिष्ट की आशंका से नीमा का कलेजा कांप उठा। अनिष्ट की आशंका से नीमा का कलेजा कांप उठा। अनिष्ट यहाँ पे गलत है भाई। ठीक है, अनिष्ट की जो शुद्ध रूप होगा वो अनिष्ट होगा, क्या होगा, अनिष्ट होगा, अनिष्ट होगा भाई, ठ नहीं होगा, ट होगा। तो अनिष्ट ये आपका क्या है, अशुद्ध है, इस अंश में त्रुटि है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। हम स्वाधीन भारत में रहते हैं। रेखांकित शब्द के उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। स्वाधीन का विलोम शब्द क्या हो गया भाई, बताइए। स्वाधीन का विलोम शब्द पराधीन हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को। निर्झर एवं प्रपात पर्याय हैं किसके? निर्झर एवं जो प्रपात हैं किसके पर्याय हैं? झरने के भाई। प्रपात मतलब क्या होता है, झरना ही, यानी झरने के भाई क्या है, निर्झर एवं प्रपात पर्याय हैं, तो इस सवाल का ऑप्शन है राइट आंसर है।
अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जैसे लज्जा एक शब्द जो कि स्त्रीलिंग है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20। देखिए सॉल्व का राइट आंसर क्या बनेगा। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? व्यक्ति को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो इसमें भाई वर्तनी प्रयोग त्रुटि है, ध्यान रखिएगा। वर्तनी इसमें प्रयोग जो हुआ है त्रुटि है। सदुपयोग ऐसे नहीं लिखा जाता भाई, सदुपयोग छोटू ओ की मात्रा आती, सदुपयोग ये आपका ठीक लिखा है। ठीक है, ये आपका क्या भाई वर्तनी प्रयोग त्रुटि है, जो कि इस सवाल का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20। अब यहां से दोस्त हम लोग 15 बेस्ट लेवल के रीजनिंग क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके पेपर में सेम इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देखिए यदि शब्द क्वार्टर्स के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? जैसे यहाँ पे क्वार्टर्स है, क्यू यू ए आर टी ओ एस क्वार्टर्स है, तो इनके प्रत्येक अक्षर को आप अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में व्यवस्थित कीजिए और देखिए कितने अक्षर है कि जो कि अपने स्थिति को सेम जगह रखे, बिल्कुल चेंज नहीं किए हैं। जैसे हम लोग जैसे ए बी सी डी ई, इस तरह से हमें इन अक्षरों का इस्तेमाल करके सेट करना है। जैसे ए है, एक बात बी सी डी ई एफ, यानी डायरेक्ट आपका ओ आएगा भाई, क्योंकि देखिए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ है तो ओ आ गया भाई। ए ओ पी क्यू, क्यू यहाँ पे आ जाएगा। आर देखिए अपने पोजीशन पे आ गया भाई, क्योंकि क्यू के बाद आर आता, आर के बाद यस, यस के बाद टी, टी के बाद देखिए यू। केवल एक ऐसा अक्षर आर है जो कि अपने स्थिति को अपरिवर्तित कर रहा है, आर केवल। सभी ने अपना बदल दिया है, क्यू की जगह ए आ गया भाई, यू की जगह ओ आ गया, ए की जगह क्यू आ गया, टी की जगह यस, ओ की जगह टी, यस की जगह यू आ गया। केवल आर अपने स्थिति पर सेम बना है, जो कि सॉल्व का सी ऑप्शन सॉरी सी डी ऑप्शन होगा ना, एक हो जाएगा। ठीक है, सभी क्लियर। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 22। इस सवाल का राइट आंसर दीजिए, क्या बनेगा, हल करिए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है। 3 ऑप्शन ऐसे होंगे किसी न किसी पैटर्न पे समान होंगे, लेकिन एक अलग होगा, उसी अलग को आपको निकालना है। जब इस तरह का सवाल है तो इन्हीं ऑप्शन में आप हर एक अक्षर का कोड करेंगे। जैसे पहले ऑप्शन का हम कोड करेंगे, टी होता है 20, यू होता है 21, जेड होता है 26, 20 21 इसमें +1 हुआ है, 21 से 26 इसमें +5 हुआ है। ऑप्शन भी देखिए ओ पी यू दिया है, ओ होता है 15, पी होता है 16 और यू होता है 21। देखिए 15 16 +1, 16 से 21 +5। ठीक, उसको देखिए ऑप्शन सी के 11 एल 12, 11 से 12 देखिए इसमें +1 कर दे, यही ऑप्शन अलग होगा भाई। हो सकता है ये भी सही हो जाए, क्यों देखिए 17 नहीं, ये तो ठीक है भाई। यानी ऊपर के 3 ऑप्शन तो समान पैटर्न पे हैं, +1 और +5 का पैटर्न मिला है ना। डी ऑप्शन चेक किया जाए भाई, जैसे डी ऑप्शन चेक करिए, ओ आर भी दिया है, ओ होता है 15, आर देखिए 18, इसमें +3 का कोड कर दिया भाई, यही तो अलग हो गया। यानी इसमें भाई तीसरा जो चौथा ऑप्शन डी है ओ आर भी, ये इन समूह से संबंधित है, इन समूह से संबंधित नहीं है, जो कि डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ओ आर भी भाई अलग है भाई, इन समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्योंकि समान पैटर्न नहीं फॉलो करें, केवल ऑप्शन ए बी सी समान पैटर्न फॉलो करें, जो कि +1 और +5 पे चल रहे हैं। ठीक है, अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या बनेगा? एक विशेष कूट भाषा में एफ डब्ल्यू वाई ओ को 39 और एस आई एक्स आर को 38 के रूप में कूटबद्ध किया गया। दी गई भाषा में एल ए आर जेड को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? सॉल्व करिए, सॉल्व का राइट आंसर क्या बनेगा? जैसे पहला आपका कोड क्या किया है भाई, एफ डब्ल्यू वाई ओ का कोड कितना है, 39 है। तो सबसे पहले हम इन अक्षर का कोड कर लेते हैं। एफ होता है 6, डब्ल्यू होता है 23, वाई होता है 25, ओ होता है 15। यदि हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो देखिए 25 15 40, 40 23 आपका 63, 63 6 69 हो जाएगा। लेकिन हमें तो भाई केवल 39 चाहिए, यानी इसमें ये लॉजिक नहीं लगेगा। जब इस तरह के सवाल में सेम हर एक अक्षर का कोड करने पर आंसर नहीं मिलता है तो इनके अक्षर का अपोजिट हम कर लेते हैं। अब इन सभी अक्षर का अपोजिट करते हैं तो देखिए कितना आता है। पहले एफ का अपोजिट क्या होता है भाई, यू होता है, आप सभी को मालूम है। डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है, डी होता है। वाई का अपोजिट बी होता है। ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है 15, 27 में से 15 12 यानी एल। अब इनका कोड करिए, यू होता है 21, डी होता है 4, बी होता है 2, एल होता है 12। इनको अब देखिए जोड़िए, आंसर आ जाएगा 21 4 25, 25 2
27, 27 12 39, देखिए मिल गया। यानी इसमें लॉजिक जानते क्या लगा, हर एक अक्षर का अपोजिट करने के बाद उनका कोड करने पे ऐड किया, योग किया है, तब आंसर आया। जैसे FWYO है तो इनका हमने पहले अपोजिट लिखा है, उसके बाद इनके अक्षर का हमने कोड किया, तब जोड़ने पर 39 मिला है। तो इसी प्रकार SIXR है तो इनका कोड 38 है। तो सबसे पहले हम लोग इनके अक्षर का कोड कर लेते हैं। यस का उल्टा क्या होता है, आप सभी को मालूम है, आई ही होता है, ठीक है। और आई का उल्टा यस होता है, एक्स का उल्टा सी होता है भाई, आर का उल्टा आई। एक सेकंड भाई, जैसे यस का उल्टा क्या होता है भाई, यस का उल्टा तो 27 में से 19 को उठाएंगे, यच होता है भाई, एक सेकंड, यच होता है भाई। आई का उल्टा आर होता है दोस्त, एक्स का उल्टा सी होता है, आर का उल्टा, अब देखिए यहाँ पे आई होता है। अब इनके अक्षर का कोड करिए, यच होता 8, आर होता 18, सी होता 3, आई होता 9, 8 18 26, 26 3, 26 3 29, 29 9 38। देखिए अब आ गया कि नहीं, यानी हर एक अक्षर का अपोजिट करने के बाद कोड करके उनका योग किया है। तो इसी प्रकार हमें भाई लार्ज जो लिखा है ना, LARZ, पहले इन चारों अक्षर का हम उल्टा लिखेंगे। यल का अपोजिट क्या होता है भाई, एल होता है 12, 27 में से 12 15, यानी ओ होता है भाई। ए का तो उल्टा आप सभी को मालूम है जेड होता है, आर का उल्टा आई होता है, जेड का उल्टा ए होता है। इनका कोड करिए, ओ 15, जेड 26, आई 9, ए 1, इसको जोड़िए, 9 1 10, 10 26 36, 36 15 51, यानी इस सवाल का पहला ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, सभी को समझ में आया? इस तरह से ये सवाल हल हुआ है भाई, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। बताइए सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा। 6 मित्र हैं, आर एस टी एक्स वाई और जेड एक सीधी पंक्ति में उत्तर के सम्मुख बैठे हैं, ठीक है। जैसे पहले आप दिशा समझ लीजिए भाई, ये आपका ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, यानी पूरब पश्चिम उत्तर, यानी सभी जो व्यक्ति हैं, 6 मित्र हैं जो, वो एक सीधी पंक्ति में ना उत्तर की तरफ अपना चेहरा करके बैठे हैं। माने कि एक आपका एक पंक्ति ऐसे, इसमें 6 हमें लोग को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6, इन्हीं 6 खानों हमें उन 6 मित्रों को बैठाना है। लेकिन हमें सवाल को पढ़ना है उस हिसाब से, जिस तरह सवाल बोलेगा उसके हिसाब से इन पंक्तियों में बैठाना है। तो वाई के बाईं ओर केवल 2 लोग बैठे हैं। अब जैसे एक एग्जांपल पहले आप जान लीजिए, जैसे आप ए हैं और आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ देख रहे हैं। हम आपसे पूछे कि आपका राइट साइड किधर होगा, यानी दाहिना साइड किधर होगा, तो आप कहेंगे सर हमारा इधर होगा। हम आपसे पूछे कि आपका बाईं साइड किधर होगा, तो आप कह देंगे इधर होगा, यानी लेफ्ट साइड आपका इधर हो जाएगा। तो उसी तरह जिसको हम बैठाएंगे उसी के केवल हमें दाएं बाएं देखना है। अब देखिए वाई के बाईं ओर केवल 2 लोग बैठे, यानी वाई को हम यहाँ बैठाएंगे तभी तो भाई वाई के बाईं ओर 2 लोग बैठेंगे। देखिए 2 पंक्ति होंगे, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 2 लोग बैठेंगे। अभी कौन बैठा है ये किसी को नहीं मालूम है, केवल सवाल बोला कि वाई के बाईं ओर केवल 2 लोग बैठे हैं, बस इतना। तो वाई को हम यहाँ बैठाएंगे भाई, जो कि वाई के बाईं ओर केवल 2 लोग बैठे हैं। वाई और जेड के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। अब वाई और जेड के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, यानी जेड को हम यहाँ बैठाएंगे तभी तो देखिए वाई और जेड के बीच केवल 2 लोग बैठेंगे। ये भी आपका लाइन क्लियर हो गया भाई, ठीक। वाई और जेड के बीच केवल 2 लोग बैठे, ये भी लाइन क्लियर है। जेड और एक्स के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा, यानी एक्स को हम यहाँ बैठा देंगे तभी देखिए जेड और एक्स के बीच केवल एक व्यक्ति बैठेगा, ठीक। ये भी लाइन क्लियर हो गया। आर जो ना यस के ठीक बाईं ओर बैठा है, यस के ठीक बाईं ओर आर बैठा है। अब कहाँ पर बैठा दिया जाए भाई, तो भाई यस के ठीक बाईं ओर, यानी यस को यहाँ बैठा दे, आर को यहाँ बैठा दे, तभी तो यस के ठीक लेफ्ट साइड यानी बाईं साइड में आर बैठ जाएगा, तो यहाँ हो गया। अब देखिए एक पंक्ति भी खाली है तो इसको बैठा दी। कौन नहीं बैठा है भाई, टी नहीं बैठा है तो टी को यहाँ बैठा दिए। 6 मित्र बैठ चुके हैं। सवाल क्या पूछा है, वाई और यस के बीच कितने लोग बैठे हैं। वाई यहाँ बैठा, यस यहाँ बैठा, तो इनके बीच में तो कोई व्यक्ति ही नहीं बैठा है, यानी शून्य हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सभी को समझ में आया किस तरह से सवाल हल हुआ है भाई? ओके क्लियर, आगे बढ़ा जाए। इस सवाल में कोई डाउट? चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 को। देखिए दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 2 3 6 11 18 क्वेश्चन मार्क। तो 7 नंबरों का श्रृंखला दिया है, 2 3 6 11 18 दे रखा है, नंबर बढ़ रहा है यानी इसमें कुछ ऐड किया होगा। 2 से 3 + 1, 3 से 6 + 3, 6 से 11 + 5, 11 से 18 + 7, 1 3 5 7, यानी इसमें +9 कर देंगे, 18 में 9 जोड़ देंगे
तो 27 बन जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा 27, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्लियर। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 को हल करिए। निम्नलिखित समीकरण में यदि भाग और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तथा प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। ये समीकरण दिया है आपका, भाग गुणा को बदल देना है, प्लस माइनस को बदल देना है इस समीकरण में, उसके बाद हल करना है। चलिए पहले समीकरण को बना लेते हैं। 40 माइनस है तो माइनस को प्लस में बदलना है, 8 भाग है तो भाग को गुणा में बदलना है, 1 हो जाएगा प्लस है माइनस में 72, गुणा है तो भाग में बदल दीजिए। समीकरण तैयार है, इसमें बॉर्ड में स्कीम लगा दीजिए। 40 प्लस 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस 8 का भाग 72 में देंगे तो 9 बार में, 40 8 48 माइनस 9, यानी इस सॉल्व का राइट आंसर 39 आएगा। 48 में से 9 को कम करेंगे कितना आएगा 39 ही तो आएगा, जो कि डी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 को। देखिए एक विशेष कूट भाषा में कप ऑफ कॉफी को IHEM RO के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और ही लव्स कॉफी को EMTFZA के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में कॉफी को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, हल करिए। तो इसमें केवल कॉफी का कोड पूछा है ना, कॉफी तो आप पीते होंगे ना, इसका कोड बताइए। जब सिंगल पूछता तो हम आपको क्या कहते हैं, कॉमन चेक करिए। कप ऑफ कॉफी यानी इसमें भी कॉफी है भाई, उसके बाद दूसरा वाले में देखिए ही लव्स कॉफी, इसमें भी कॉफी है, यानी कॉफी दोनों में कॉमन मिला है। तो इसका मतलब कि इनके दोनों कोड में भी कोई ना कोई कॉमन जरूर मिल जाएगा। देखिए कौन सा EM, देखिए पहले वाले कोड में EM भी है और दूसरे वाले में भी EM है। जिस तरह से कॉफी कॉमन मिला था उसी प्रकार EM भी दोनों में, यानी दोनों के कोड में कॉमन मिला है, जो कि कॉफी का कोड C ऑप्शन EM हो जाएगा। क्लियर, बहुत आसान सवाल है भाई, ये सवाल आप कभी गलती नहीं करेंगे अपने पेपर में, ध्यान। और ये आएगा भी सवाल आपके पेपर में इस बार। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से GRSN का रिलेशन JUVQ से संबंधित है, उसी प्रकार KDEA जो है वो NGHD से संबंधित है। समान तरह का अनुसरण करते हुए BSTG निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, हल करिए। जैसे देखिए GRSN इसका रिलेशन JUV और Q है। ठीक, अब क्या करेंगे, इनके अक्षर का कोड कर लेंगे। जैसे G होता है 7, J होता है 10, 7 से 10 प्लस 3 क्या है, R होता है 18, E होता है 21, तो इसमें भी प्लस 3 क्या है, S होता है 19, V होता है 22, तो इसमें भी प्लस 3 क्या है, N होता है 14, Q होता है 17, तो इसमें भी प्लस 3 क्या है। यानी इसमें आपका प्लस 3 का लॉजिक लग रहा है भाई, सभी को समझ में आया। तो पूछा किसका है, BSTG का। देखिए भाई दो आपको देगा, दोनों आपको चेक नहीं करना है, आपको तुरंत जो पूछा रहेगा उसको हल कर लेना है। यहाँ से आपका टाइम बचत होगा भाई, क्योंकि 1 घंटे में आपको पूरे 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें से 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन मैथ भी है। इसी तरह आपका टाइम बचत होगा। तो देखिए BSTG में प्लस 3 का रिलेशन लगाइए। BSTG प्लस 3 इसमें, प्लस 3 इसमें, प्लस 3 इसमें, प्लस 3 इसमें। जैसे B होता है 2, S होता है 19, T होता है 20, G होता है 7, 2 3 5, 5 पे E आता है ना, 19 3 22, 22 पे V आता है, 20 3 23, 23 पे W आता है, 7 3 10 पे J आता है। देखिए क्या है, EVWJ यानी D ऑप्शन, यानी BSTG का रिलेशन EVWJ बनेगा, जो कि हमारा D ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सभी क्लियर। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29। ये सवाल भी आपके पेपर में इस बार आएगा भाई। एक विशेष कूट भाषा में, ये सवाल आपका टाइम टेकिंग वाला सवाल होता है, इसलिए ये आयोग देते हैं भाई कि उनका टाइम जाए, लेकिन बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे। जैसे A प्लस B का अर्थ है कि A जो है ना वो B की पुत्री, यानी B की पुत्री A है। A माइनस B का अर्थ है कि A जो है ना B का भाई है। A गुणा B का अर्थ है कि A जो है ना वो B की पत्नी A है। A भाग B का अर्थ है कि A जो है ना वो B का पिता है। अब देखिए उपरोक्त के आधार पर यदि P प्लस Q भाग R माइनस S गुणा T है तो P का T से क्या संबंध है। सवाल पूछा कि P का T से क्या संबंध है, यानी P का संबंध T से क्या है, बताइए। अब देखिए बस आपको ये समीकरण देखना है और इसमें से प्लस भाग माइनस गुणा को चेक करना है। अब देखिए इस सवाल को कैसा हल करेंगे, P प्लस है और Q है।
अब देखिए प्लस का मतलब प्रश्न में दिया क्या, ए प्लस बी का अर्थ ए जो ना पी की पुत्री, यानी इस बार क्यों की जो पुत्री होगी ना वो पी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, क्यों की पुत्री पी है। ठीक है, जिस तरह सवाल बोलेगा, जिससे देखिए बस यही आपको देखना है, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए जो है बी की पुत्री, यहाँ पे क्यों की पुत्री पी होगा। इधर जैसे इधर देखिए बी की पुत्री ए है, तो इसमें भी आपको देखना है क्यों की पुत्री पी, क्यों की पुत्री पी। ठीक, उसको देखिए भाग आर है। अब भाग का अर्थ क्या दिया है, ए भाग बी का अर्थ है कि ए जो है बी का पिता, यानी आर का पिता क्यों हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, आर का पिता क्यों हो जाएगा, माइनस यस है। माइनस का मतलब देखिए ए माइनस बी का अर्थ है कि ए जो बी का भाई, यानी यस का भाई आर है यहाँ पे। ठीक, आपको सेम प्रश्न के हिसाब से देखना, जैसे देखिए हमने यहाँ पे आर माइनस यस था, तो माइनस को हमने क्या चेक किया, ए माइनस बी का अर्थ ए जो बी का भाई, यानी बी का भाई ए है, तो यहाँ पे यस का भाई आर हो जाएगा भाई। फिर गुणा टी दिया है, गुणा का मतलब क्या दिया, ए गुणा बी का अर्थ ए जो बी की पत्नी, यानी टी की पत्नी यस है। टी की पत्नी कौन है भाई, यस है। टी की पत्नी यस है। अब आप सोच रहे हैं लास्ट वाला कौन होगा, लास्ट को अपने आप को मान लीजिए ना, ये मैं होगा टी, टी मेरी पत्नी यस है, यानी हम दोनों आपस में पति पत्नी होगी, मैं मेरी पत्नी और मेरी पत्नी का भाई, मैं हो गया टी भाई और मेरी पत्नी यस है, और यस का भाई आर, यानी ये आर और यस आपस में भाई बहन हो जाएंगे भाई, क्योंकि मैं ये टी हूँ और टी जो है इसकी पत्नी यस, यानी मेरी पत्नी यस है। ठीक, यस का भाई आर, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। और आर का पिता क्यों है, यानी आर और यस के दोनों पिता कौन होंगे भाई, क्यों हो जाएंगे भाई, क्योंकि आर और यस तो आपस में भाई बहन है। ठीक, और इनके पिता क्यों हैं, क्यों की पुत्री पी है, यानी आर और यस तो आपस में भाई बहन है और इनके पिता क्यों हैं, और क्यों की जो पुत्री पी होगी इन्हीं की बहन होगी भाई, इन्हीं की बहन या भाई होगी भाई। सभी को क्लियर, क्योंकि आर जो है यस जो आपस में भाई बहन है और इनके पिता क्यों हैं, क्योंकि पुत्री पी है, तो साथ ही पी का रिलेशन टी से क्या बनेगा, यानी मेरी पत्नी की बहन होगी भाई, यानी डी ऑप्शन इस का राइट आंसर हो सकता है कि नहीं, बताइए। जैसे मैं हो गया, मेरी पत्नी यस है, यस का भाई आर है, यानी ये दोनों आपस में आर एस भाई बहन हो गए, और आर के पिता क्यों है, यानी आर और यस के दोनों के पिता क्यों हो जाएंगे भाई, क्योंकि आपस में आर एस दोनों आपस में भाई बहन है, और क्यों के पुत्री पी है, यानी ये आर और यस के क्या हो जाएंगे भाई, बहन हो जाएंगी भाई सभी को मिल, यानी पी का टी से क्या रिलेशन, मेरी पत्नी की बहन ही है पी, पत्नी की बहन हो जाएंगी, यानी डी ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताइए आप लोग। ओके, चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या बनेगा, देखिए दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 195, 175, 150, 120, 85 क्वेश्चन मार्क, बताइए। अगली नंबर क्या आएगा भाई, हल करिए, बहुत अच्छे लेवल के सवाल हैं भाई इसमें। ये जैसे देखिए नंबरों का श्रृंखला घट रहा है, 195 से 175, 175 से 150, 150 से 120, 120 से 85 क्वेश्चन मार्क, 195 से 175 यानी इसमें -20 हुआ है, 175 से 150 यानी इसमें -25, 150 से 120 यानी इसमें -30 हो गया भाई, 120 से 50 यानी 50 में 15, 35 इसमें माइनस हुआ है, यानी देखिए 20, 25, 30, 35 यानी -5 चला है, यानी इस 85 में से आप सभी को -40 करना पड़ेगा, यानी 85 में से -40 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 45 आएगा आपका। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्लियर, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 6 व्यक्ति हैं क्यू आर एस टी यू और वाई एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, यानी 6 व्यक्ति भाई, एक वृत्ताकार मेज है, 1 2 3 4 5 6 लोग को बैठाना है। एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करते चलेंगे। वाई के बाईं ओर गिरने पर क्यू और वाई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हैं, वाई को चुपचाप मार के यहाँ बैठा लेते हैं। वाई के बाईं ओर गिरने पर क्यू और वाई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा, यानी वाई को यदि हमने यहाँ बैठाया तो क्यू को हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा, क्योंकि भाई वाई के बाईं ओर गिरने पर वाई और क्यू के बीच एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति यहाँ बीच में बैठ जाएगा। आप जिसको बैठाएगा उसी का दायां बायां देखेगा। जैसे कि आप कोई एक वृत्त है
आप यहाँ पे बैठे ए हैं और हम आपसे कहें कि आपका राइट साइड किधर होगा, आप कहेंगे इधर होगा, यानी दाहिना साइड आपका इधर होगा। हम पूछे कि आपका लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड किधर होगा, तो आप कहेंगे इधर होगा। ठीक, ये इतना तो आपको मालूम होगा बेसिक। तो उसी प्रकार देखिए y के बाईं ओर गिरने पर q और y के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो y को हमने यहाँ बैठाया, तो y के बाएं साइड से देखेंगे भाई ना कि q और y के बीच केवल एक व्यक्ति होना चाहिए। तो देखिए एक व्यक्ति हो गया, कौन है अभी किसी को नहीं मालूम है। दूसरा का लाइन पढ़िए, y जो है ना वो r के बाईं ओर से तीसरे स्थान बैठा है। y तो ऑलरेडी बैठा है लेकिन r के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे होना चाहिए। तो r को हमें या ऐसा जगह बैठाना चाहिए कि जहां पर भाई जहां पे तीसरे स्थान पे आना चाहिए y, वो भी बाएं साइड r के, है ना। तो दोस्त मेरे r को यहाँ बैठा दिया जाए, r को यहाँ बैठा दिया जाए। जैसा कहिए r के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे, देखिए पहला स्थान ये, दूसरा का स्थान ये, तीसरा का स्थान ये। चाहे आप इधर से चेक कर लीजिए, चाहे आप इधर से चेक कर लीजिए, पहला स्थान, दूसरा का स्थान, तीसरा का स्थान। इधर से देखेंगे तो भाई इधर से आप देखिए जैसे r यहाँ बैठा है तो राइट साइड किधर होगा भाई, राइट साइड इधर होगा, लेफ्ट साइड इधर होगा। ठीक, ये लाइन क्लियर हो गया। अब तीसरा का लाइन पढ़ा जाए, u जो है ना वो i के ठीक दाईं ओर बैठा है, y के ठीक दाईं ओर u बैठा है, यानी y के ठीक राइट साइड में u, यानी u यहाँ बैठ जाएगा भाई। उसके बाद देखिए यस जो है ना y का निकटतम पड़ोसी नहीं है, y का निकटतम पड़ोसी यस नहीं है, तो यस को यहाँ बैठा दीजिए। अभी एक अच्छा नहीं बैठा है तो t को यहाँ बैठा दीजिए। सभी 6 व्यक्ति बैठ चुके भाई इन पंक्ति में। सवाल क्या पूछा, यस के दाईं ओर से गिनने पर यस और टी के बीच कितने व्यक्ति हैं। यस के दाईं ओर से यानी यस के दाईं ओर गिनने से यस और टी के बीच, यस यहाँ बैठा है, टी यहाँ बैठा है, इनके बीच में 2 व्यक्ति हैं, एक क्यू है एक आर है, यानी 2 व्यक्ति बैठे, यानी इस सवाल का पहला ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्लियर आप सभी को यहां तक। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 को। देखिए इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा। एक विशेष कूट भाषा में क्लैप को 64-52 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और PALM को 54-58 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में यम को कैसे कूटबद्ध किया जाता है। तो दोस्त मेरे जैसे CLAP है, 4 अक्षर है तो इसके लिए 4 अलग कोड क्या है, 64-52, और PALM इसमें भी 4 अक्षर है तो इसके लिए 4 अलग कोड क्या है, 54-28। तो पूछा किसका, यम का कोड पूछ दिया। अब देखिए यम कॉमन चेक करेंगे तो क्लैप में यम है ही नहीं, तो केवल पाम में यस यम है, तो इसी में हमारा आंसर मिलेगा। तो यानी भाई यम का कोड क्या होगा, इसमें से तो कोई आंसर होगा नहीं भाई। 4 को हटा दीजिए, 6 को हटा दीजिए, 5 को हटा दीजिए, बचा कौन, 8, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। यम का कोड 8 हो जाएगा भाई। हमें आप जान रहे हैं कि हमें यम का कोड चाहिए, हमें यम का कोड चाहिए। तो देखिए हम तो दोनों में चेक करेंगे भाई, लेकिन इसमें तो है ही नहीं क्लैप, यानी इसमें हमारा आंसर मिलेगा ही नहीं, न 6 होगा, न 4 होगा, न 5 होगा, न 2 होगा। तो ऑप्शन देखिए 4 भी दिया है जो कि क्लैप में दिया, जो कि यम है ही नहीं इसमें, ये नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा और 5 भी नहीं, क्योंकि देखिए 4, 6, 5 तो इसी में दिया है तीनों में, बचा कौन, 8। देखिए इसी में एम का कोड 8 हो जाएगा सिंपल से, तो राइट आंसर हो जाएंगे। यदि आपको इस तरह भी नहीं समझ में आ रहा तो एक और उपाय है। देखिए जब ये तो बिल्कुल 1 सेकेंड वाला सवाल है। अब देखिए यदि हम आपसे क्या बोले हैं कि जब इस तरह के सवाल दिए यम पूछता है और यम कॉमन नहीं मिलेगा तो हम एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट क्या करेंगे भाई, इनके कोड में। देखिए जैसे 6 इसमें है और 6 इसमें नहीं है भाई, 4 इसमें है, 4 इसमें, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। 2 इसमें है, 2 को इसमें भी एलिमिनेट कर देंगे। अब बच रहा कौन, 8, तो यम का कोड 8 हो जाएगा सिंपल। जिसमें यम रहेगा उसी में आंसर आएगा, यम जो पूछा है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से भी आप सवालों को हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33। एक विशेष कूट भाषा में JIVE को 1597 के रूप में कोडबद्ध किया गया है और 5 को 5781 के रूप में कोडबद्ध किया गया है। दी गई कोड भाषा में यफ के लिए कोड क्या होगा। इस बार देखिए फिर से यफ का कोड पूछ दिया कि नहीं। जैसे JIVE इसमें 4 अक्षर है तो इसके अलग 4 कोड क्या है भाई, 1597 और 5 है, या 5 भी 4 अक्षर है तो इसमें भी 4 अलग कोड क्या है, 5781। पूछा किसका, यफ का, यानी हमारा आंसर इसी मिलेगा। देखिए 1597, 1 को हटा दीजिए, 5 को हटा दीजिए, 7 को हटा दीजिए, बचा कौन, 8। तो ये आंसर देखिए 8 दिया होगा 5 में, क्योंकि यफ इसमें, तो यफ का कोड क्या होगा, 8 होगा। सिंपल सा भाई। एलिमिनेटर हम करेंगे ना तो 1 देखिए इसमें भी है, 1 इसमें, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। उसका देखिए 7 इसमें, 7 एलिमिनेट कर देंगे, बचा कौन, 8। तो एफ का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
बताइए, अब तो क्लियर हो चुका होगा ना। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर तीन किसी एक निश्चित तरीके समान है लेकिन एक समूह से अलग है, कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है? पहले क्वेश्चन की तरह तीन ऑप्शन समान है किसी एक पैटर्न पे लेकिन एक अलग है, वही आपको बताना है। तो इन्हीं के ऑप्शन के हर एक अक्षर का कोड कर लेते हैं। जैसे डी बी ई है, डी होता 4, बी होता 2, ई होता 5, 4 से 2 -2, 2 से 5 +3। ठीक, ऑप्शन भी देखिए, क्यू एन आर, क्यू 17, एन 14, आर 18, 17 से 14 यानी -3 इसमें, 14 से 18 यानी इसमें +4 हो गया भाई। अब ऑप्शन सी चेक करिए, जी डी एच, जी होता 7, डी होता जी होता है कितना 7, डी होता 4 यानी 7 से 4 यानी -3, इसमें लॉजिक है। और एच होता 8 यानी इसमें +4। दो कॉमन मिल गया भाई, ऑप्शन बी कॉमन मिल गया है, ऑप्शन सी कॉमन मिल गया, यानी पहला ही अलग हो जाएगा भाई, डीबीई, क्योंकि इसमें देखिए -2 और +3 लगा है, ये लॉजिक नहीं है भाई, और डीबीई इन समूह से संबंधित नहीं है। तो इस सवाल का पहला ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जब आप ऑप्शन डी को भी चेक करेंगे ना तो आपको यही लॉजिक मिलेगा, -3 का और +4 का। देखिए जैसे एच होता 8, ई होता 5 तो -3, फिर ई होता 5 और आई होता 9 यानी 5 से 9 यानी +4 हुआ है। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन हल करते हैं आज के सेशन का। क्वेश्चन नंबर 35, दी गई वर्णमाला श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करिए। FLP, JNS, NPB और ORY दिया है, कौन सा इसमें से गलत पद है? देखिए पहले हर एक अक्षर का कोड करिए, FJNO, F होता 6, J होता है 10, N होता है 14, O होता है 15। देखिए 6 से 10 +4 हुआ, 10 से 14 +4 हो, लेकिन 14 से 15 यहाँ पे +1 हो गया, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए था भाई, जिस तरह से लॉजिक बैठ रहा है 4 4 का, तो इसमें भी 4 होना, यानी 14 4 18, यहाँ पे R होना चाहिए था भाई। यानी पहले से हमें मालूम हो गया कि ORY क्या है, अलग है भाई। अब आप जब दूसरा के अक्षर का कोड बनाएंगे उस समान पैटर्न मिलेंगे। जैसे देखिए L का रिलेशन N से बनाएंगे, N का रिलेशन P से बनाएंगे, P का रिलेशन R से बनाइए, देखिए आपको मिल जाएगा समान पैटर्न। L N P R, L होता 12, N होता 14, P होता 16, R होता 18। देखिए 12 14 +2, 14 16 +2, 16 18 +2, इसमें देखिए +2 का समान पैटर्न है। अब तीसरे के अक्षर का कोड निकालिए, P का रिलेशन S, S का रिलेशन V, V का रिलेशन Y, P S V Y, P 16, S 19, V 22, Y 25, 16 से 19 +3, 19 22 +3, 22 से 25 +3, मिल गया कि नहीं? लेकिन पहले वाले में भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए था, R होना चाहिए, RRY होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ORY दे रहा है, तो इसीलिए क्या ये गलत पद है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों ये आपका 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बताइए कि आप सभी का इन 35 क्वेश्चन में कितना स्कोर रहा, सभी दोस्त बताएंगे ईमानदारी के साथ। तो उम्मीद करूं दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कुछ मुझसे भी गलती हो चुकी भाई, लेकिन उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन डेली क्लास आपको मिलेगी, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई। पूरी जिम्मेदारी मेरी है कि आपका जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर की तैयारी करने की लगातार क्लास आएगी। अभी भी हमारे पास 1 महीने 5 दिन का समय बाकी है, क्योंकि 23 फरवरी से पेपर शुरू हो रहा है, और आपका पेपर हो सकता है कि और थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि बीच में MTS एग्ज़ाम हो रही है भाई। MTS के एग्ज़ाम आप जानते हैं कि लगभग 1 महीने में कंप्लीट होता है, 4 फरवरी से वो पेपर शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब कि आपका पेपर मार्च के फर्स्ट वीक से हो सकता है, होली से पहले या होली के बाद, जब भी पेपर करा ले वो, लेकिन होगा तो आपका पेपर। तो साथियों डेली क्लास आएगी, यहाँ पे आपको अच्छी कंटेंट मिलेगी, क्वालिटी लेकिन क्वेश्चन देंगे आपको जो पेपर बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास में। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, रिवीजन करिए, मेहनत करिए, समय बहुत कम है, रिजल्ट भी आ चुका है 2025 एग्जाम का। ठीक है, तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।